तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और इसके लिए देखो, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है इसमें से एक हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे नोट्स में बनाते हैं और दूसरा हम ग्राफ पेपर में करते हैं। लेकिन पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फिजिक्स में हम हमेशा ग्राफ पेपर लेके नहीं घूमने वाले, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, ऐसे एज यूजुअल भी बनाएंगे, लेकिन हम इसे ग्राफ पेपर में बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, स्टार्टिंग डेज में ग्राफ पेपर में बनाते थे। अब देखो, मैं आपको ग्राफ में पेपर में भी बना के दिखाऊंगा और यहाँ भी बना के दिखाऊंगा। अब देखो, पहला बात कि हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ही क्यों पड़ा। भाई ऐसा क्या आफत आ गया कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो एक सिचुएशन सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है फिजिक्स में। तुम यहाँ पे खड़े हो, बारिश हो रहा है, कोई हवा नहीं चल रहा है, तो बारिश क्या ऊपर से आपके ऊपर गिर रहा होगा, ये बारिश हो रहा है। दूसरा सिचुएशन, कुछ ही देर बाद यहाँ पे हवा चलने शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद क्या हो गया, यहाँ पे विंड फ्लो होने शुरू हुआ। डन, यहाँ पे क्या हो गया, विंड फ्लो होने शुरू हुआ। अब बताओ, अब आपका बारिश कहाँ पे गिरेगा। ऑब्वियसली ऐसा कुछ टिल्ट होके गिरने वाला होगा, ऐसा कुछ टिल्ट होके बारिश गिरेगा। नाउ इन फिजिक्स हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, चीज़ों को मेजर करना। तो हम इसको मेजर करना चाहते हैं कि भाई कितना टिल्ट होके गिरने वाला है। आया समझ में, क्योंकि जब वो गिर रहा होगा तब तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं उसको कितना टिल्ट होके, वो कितना वेलोसिटी से गिर रहा है वो हमें पता करें, और किस डायरेक्शन में गिर रहा है। अभी तो मैंने एक रफ डायरेक्शन बता दिया, ऐसा इस तरफ गिरेगा, लेकिन हम चाहते हैं एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हम फिजिक्स में वही सब चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी दो सेम क्वांटिटीज़ एट ए टाइम आ जाए तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, करके उसको तभी हम लोग पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। मतलब वो जो हमारा ग्राफ पेपर है तब उसको वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज act on a body साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में, ठीक है। अगर कोई भी एक बॉडी के ऊपर, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, इस इंसान के ऊपर पहले क्या हुआ, पहले आपका रेन गिर रहा था, फिर हवा भी आ गया, फिर अभी रेन कहाँ गिरेगा, समझ रहे हो ना। जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़, रेन का भी अपना स्पीड था, इनका भी अपना स्पीड था, इसका मतलब जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक बॉडी पे एक ही साथ एक्ट होता है, देन टू सॉल्व इट वी नीड वेक्टर्स। डन, वी नीड वेक्टर्स। तो एक हो गया कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर्स चाहिए। तो जो सॉल्व करने का वाला पार्ट है उसको हम एज ए एरो सिस्टम बनाएंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखूंगा कुछ देर में। तो अब देखो इसको करते कैसे, बाय द वे उसको जरा समझना तुम। अब देखो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग डेज में न्यूटन वगैरह सबने इसी तरह पेपर को यूज़ किया था, ग्राफ पेपर को, ठीक है। आज हम भी वही यूज़ करेंगे। लेट्स से कि आपका जो रेन हो रहा है ना, आपका जो रेन स्टार्टिंग में जब हवा नहीं चल रहा था, ठीक है, जब हवा नहीं चल रहा था तब जो रेन हो रहा था ना, उस रेन का वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब विंड चला, विंड का वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, मतलब वो जो न्यूटन वगैरह, उन्होंने सॉल्व करने के लिए इसको कैसे सॉल्व किया था, उन्होंने क्या किया था, ग्राफ लिया था। अब देखो, अगर मैं इसके एक एक बॉक्स को, ये जो एक एक बॉक्स है ना, इसके अगर एक एक बॉक्स को मैं 1 मीटर पर सेकेंड मानूँ, तो मुझे विंड का वेलोसिटी बताने के लिए कितना करना होगा। देखो, विंड का अगर मुझे वेलोसिटी बताना है तो मुझे बस 4 यूनिट का लेना है। ये मैंने स्टार्टिंग लिया यहाँ से, 1 2 3 4, दिख रहा है ना, ये मैंने 4 खींच दिया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हुई आपका विंड का स्पीड। और यहाँ पे मैंने कितने ब्लॉक लिया था, यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लॉक लिया था ना। ये क्या था आपका वेलोसिटी ऑफ विंड था। ये बातें क्लियर है। और डायरेक्शन क्या, ये क्या था आपका वेलोसिटी ऑफ रेन था ना। वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ये मैंने एरो बनाया, मतलब क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कितना से आ रहा है, 1 2 3 4, दैट इज़ 4 कितना लिया था यहाँ पे, सॉरी 5 लिया था। ठीक है, एक और लंबा कर लेंगे। तो यहाँ से कितने से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है विंड। ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है। ये बातें क्लियर है। अब देखो, अगर मैं, रेन थोड़ी ना एक ही गिरता है, अगर मैं यहाँ पे एक एरो खींच दूँ, 5 वाला, ठीक है, सेम वही 5 वाला, ये भी क्या है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन ही है ना। ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर लेके यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ से अगर मैं 5 स्टेप लेके बनाऊँ, दैट इज़ 1 2 3 4 5,
तब भी कितना आ रहा है, तब भी आपका वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। आइडिया मिला। तो इसी से हम बोलते हैं कि इन ए प्लेन वी कैन शिफ्ट द वेक्टर। अगर तुम देखो मैंने क्या किया इसको, असल में ये जो 5 वाला जो वेक्टर था इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो ना, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या पे किया, देखो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया होगा, ऊपर करके फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक प्लेन में कोई भी वेक्टर को एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, वाई में भी मूव कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होना। देखो सबका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ ही है। बारिश कहाँ नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो यही कंडीशन है आपका वेक्टर्स का कि आप एक प्लेन में, प्लेन मतलब इस तरह ग्राफ पेपर बोलते हैं वो, ठीक है, प्लेन मतलब ग्राफ पेपर समझ लेना। आप प्लेन में कोई भी वेक्टर को मूव कर सकते हो, कहाँ पे, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मूव कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम रहना। देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है। उसी तरह अगर हम चाहे तो यहाँ पे विंड का वेलोसिटी को भी प्लॉट, देखो यहाँ पे क्या है, विंड आ रहा है ना, विंड कितने से आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे चाहे तो विंड का भी प्लॉट कर सकते हैं, ब्लू से प्लॉट करते हैं विंड का। अब देखो विंड का अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें कितने बक्सा लेना होगा, 4 बक्सा। डन, 4 बक्सा मतलब ये हो गया 1 2 3 4। विंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, विंड यहाँ से, मतलब यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ विंड जा रहा है, कितने से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। डन। उसी तरह अगर मैं यहाँ भी एक चाहूँ तो बना दूँ, अगर मैं यहाँ नीचे भी एक सेम वही बना दूँ तब भी क्या है, तब भी सही है, तब भी विंड का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में शो कर रहा है आपको, तब भी यहीं पे बता रहा है ना, यहीं पे कितना 4 मीटर पर सेकंड से, तब भी इसी डायरेक्शन में बता रहा है। या फिर मैं इसको उठा के अगर यहाँ भी बना दूँ, यहाँ भी बना दूँ, देखो ज़रा इसी को उठा के अगर मैं यहाँ बना देता हूँ तब भी कितना शो कर रहा है, तब भी कितना 4 मीटर पर सेकंड ही शो कर रहा है ना। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हुआ ना कि हम कोई भी वेक्टर को ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होना। तो ये होता है आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हर टाइम हमारे पास ये पेपर रहेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, लेकिन हर केसेस में हमारे पास ये पेपर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रफली हमारे लिए बनाते हैं, हम इसको रफली हमारे लिए बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये है हमारे पास, ये मैं बना दूंगा ऐसा, ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है, ऐसा बना दिया। अब ये क्या, हम लोग एक एस्टिमेट करेंगे कि हाँ यहाँ पे उस टाइम में तो मैंने 5 बराबर नाप के बनाया था ना, बट यहाँ पे हम लिख देंगे एस्टिमेट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। आया समझ में। इसके ऊपर और भी बहुत सारा चीज़ें हमें देखना है, वीडियो को देखते रहो। डन। इसको हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ विंड बनाना है तो कैसे बनाऊँगा मैं, ऐसे, और रफली एस्टिमेट करेंगे कितना है, 4 है। एक कंप्लीट हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं। डन। ये क्या है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ विंड। अब ज़रा देखो कि इसमें क्या क्या होता है। ये मैंने क्या ग्राफ पेपर में बनाया था, तो इसमें एक क्या होता है, क्या इसका टेल होता है, इसे हम कहेंगे टेल, और इसका जो एरो का जो हेड है ना उसको हम बोलेंगे हेड। डन। ये कुछ बेसिक बात है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलते हैं तो बोलते हैं। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। ये जो इस तरह का, अगर हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, अगर हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ वेक्टर, इसे क्या कहते हैं हम, वेक्टर का एरो डायग्राम। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका किसमें, ग्राफ पेपर में हो गया, इसको हम किस में करते हैं, एरो डायग्राम में बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा बना के दिखाया था। इसको जब हम रियलिटी में बनाते हैं डिक्टो ऐसे ही बनाएंगे। देखो सेम, इसको मैं भी असली वाला बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ असली वाला। इसका असली कैसा बनता है, तो विंड का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5 ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने 5। ये बनाया हमने, हम बस इतना ही बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ पे कैसा भी लगाएंगे, इसको अभी कुछ देर में वीडियो में कर लेंगे, इसी वीडियो में है, इसके ऊपर एरो क्यों लगाया। डन। तो ऐसा लिखेंगे हम, यहाँ पे नहीं लिखते इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो 5 मीटर पर सेकंड है ना वो नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि हमें इस लेंथ से ही आइडिया मिल जाता है कि वो 5 मीटर पर सेकंड का है, हम उसके ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं लिखते। डन। उसी तरह अगर मुझे तुम्हारा इसका बनाना पड़े, वेलोसिटी ऑफ विंड का बनाना पड़े, तो मैं कैसे बनाऊँगा, वो जो 4 मीटर पर सेकंड का था मैं उसको बना दूँगा ऐसे, ऐसे बना दूँगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये लगा दिया हमने इसके ऊपर एक एरो। डन। ये नीचे वाला जो चीज़ लिखा है ना, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे थोड़ा देर में। डन। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन असली में, जो हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं।
यहाँ तक बातें क्लियर है? और उसको भी लिखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें अभी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरो डायग्राम में, इन एरो डायग्राम we represent vectors in graphical form, और उसमें डायरेक्शन भी दिख देता है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म, हियर इट हैज़, मतलब जो एरो होता है ना, इट हैज़ अ टेल एंड अ हेड, एक टेल होता है और एक हेड होता है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द लेंथ ऑफ द एरो इज मैग्नीट्यूड, और जो एरो का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड मैंने वो ग्राफ पे मैंने बनाया था ना, ये कितना 5 मीटर पर सेकंड का लिया था, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द एरो है, और वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में, स्टार्टिंग में। अब देखो दूसरा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिटन, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें क्या है, पहला है जाके आपका एरो डायग्राम ऑफ वेक्टर। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, रिटन फॉर्म। दूसरा हम क्या देखेंगे, रिटन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। हम कोई वेक्टर को लिखते कैसे हैं, अब ज़रा देखना, स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ था, बात करते हैं। देखो अगर कोई भी है, पहले देख लो स्केलर को कैसे लिखते हैं। स्केलर को जैसे आपका मास था, तो मास को आप जस्ट m लिख दोगे, ठीक है। मास को आप जस्ट m लिख दोगे और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं। टाइम को आप जस्ट t लिख दोगे, कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर को आप t लिखते हो और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। स्केलर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, डन। अब देखो जो वेक्टर्स होता है ना, वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं। पहला बात, स्टार्टिंग डेज में कहानी सुनना, स्टार्टिंग डेज में वेक्टर्स को वो कैपिटल में लिखते थे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी को कैपिटल में लिखेंगे, ऐसा करके कैपिटल में लिखते थे, क्या था, स्टार्टिंग डेज में, डन। उसके बाद कोई साइंटिस्ट को कैपिटल लिखते थे, या फिर कोई जन इसको बोल्ड कर देते थे। मतलब स्टार्टिंग डेज में जब फिजिक्स हम लोगों को लिखना शुरू किया, तो अगर वो कैपिटल फॉर्म में है, कैपिटल में है तो हम उसे क्या, वेक्टर समझते थे। अगर वो बोल्ड है तो हम उसे वेक्टर समझते थे। अपर केस है, लोअर केस, छोटा भी बोल्ड है तब भी वेक्टर, बड़ा भी बोल्ड है तब भी वेक्टर, ठीक है। उसी जगह अगर ये कोई भी कैपिटल वी है, कोई भी कैपिटल लेटर है तो वेक्टर है। ये स्टार्टिंग डेज में था, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, इसे लिखना बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, डन। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड किया कि भाई ऐसे ही आज से मतलब इसी तरह से लिखेंगे। तो हमने क्या बोला, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसके ऊपर आप एक एरो लगवाओगे, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में? अगर इसके ऊपर आप एक एरो लगवाओगे तो हम क्या समझ जाएंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग एक एरो लगवा देते तो क्या होता है, वेक्टर होता है। अब आप बोलोगे भैया एरो ऐसे भी तो लगवाया जा सकता है। अब देखो इसके ऊपर में जो एरो होता है ना, ये एरो हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, ये बस हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लगवाते हैं, और वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगवाते हैं, डन। तो अगर मैं मोमेंटम पी के ऊपर अगर ऐसा लगवाऊँ तो ये हो गया उसका एरो। अगर मैं एरिया के ऊपर ऐसा लगवाऊँ, ए फॉर एरिया, इसके ऊपर ऐसा लगवाऊँ तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, डन। तो ये होता है आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और इसके ऊपर का जो एरो होता है वो हमें बिल्कुल नहीं बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। ये बातें क्लियर है? तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ऐसा। और कुछ केसेस में, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ a arrow above the letter के ऊपर अगर हम एक एरो लगवा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा। स्केलर क्या है, स्केलर आर रिटन, स्केलर को हम कैसे लिखते हैं, रिटन विदाउट एरो इन अपर साइड में अगर हम इसके ऊपर में अगर हम एरो नहीं लगाएंगे तो वो स्केलर रहेगा। अगर हम कोई भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लगवा रहे हैं ऊपर में एक एरो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बातें क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़
वी वांट, अगर हमें खाली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे देखो वेलोसिटी कैसे पढ़ा था, 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे पढ़ा था। अब देखो हम चाहते हैं कि हमें इस डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, फिलहाल कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्शन को बॉदर नहीं करेंगे, हमें बस खाली इस क्वांटिटी से मतलब है। तो एनीहाउ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट हमें खाली उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हम उसके डायरेक्शन को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे, इफ़ वी वांट ओनली मैग्नीट्यूड, अगर आपको दिखाना है कि खाली मैग्नीट्यूड या फिर इफेक्टिव है, इफ़ वी वांट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी का हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, तब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखना ज़रा, ऐसे लिखेंगे, मॉड लगवाएंगे, उसके अंदर वेक्टर को लिख देंगे। आया समझ में? इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में आपको डायरेक्शन से बॉदर नहीं करना है, आपको खाली इस वैल्यू को लेना है, 50 मीटर पर सेकेंड, उसी को लेना है। या फिर अगर मैं ऐसा लिख दूँ पी के बाद, तो इसमें भी क्या होगा, आपको इस डायरेक्शन से बॉदर नहीं करना है, आपको जस्ट ए वाला वैल्यू को लेना है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।